हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। एंड आज का हमारा टॉपिक है रेपो रेट, बैंक रेट एंड एमएसएफ। ठीक है, तो ये हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है इसमें काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं एंड इस लेक्चर की प्री रिक्विजिट है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर देखें। किसी भी लेक्चर में ऐसी प्री रिक्विजिट नहीं होती है तो मैं नहीं बोलती हूँ, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो, बट इसमें है आपको पहले मॉनिटरी पॉलिसी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद CRR एंड SLR मैंने पढ़ाया है वो देखना पड़ेगा एंड देन ये देखना रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मॉनिटरी पॉलिसी में सीक्वेंस वाइज चलना रहेगा, तभी आपको ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं खराब पढ़ा रही हूँ या मेरी वजह से समझ नहीं आ रहा है, मेरा समझ नहीं आ रहा है, एज काइंड ऑफ इस टीचर का समझ नहीं आ रहा है वो वाली चीज। बट अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएगा, हर सारी चीजें मैं डिटेल में समझा रही हूँ, एग्जाम्पल ले लेके समझा रही हूँ, हर चीज समझ में आएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा हमारी जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट हो चुकी है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन हो गया था CRR हो गया था, SLR हो गया था। ठीक है, एंड अब अपना रीफाइनेंस अपने को देखना रह रहा है। ठीक है, तो रीफाइनेंस अपन अभी देखते हैं। रीफाइनेंस फैसिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो बैंक मेंटेन्स फ्लो ऑफ मनी, एज वी ऑल नो कि बैंक से ही फ्लो ऑफ मनी मार्केट के अंदर मेंटेन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मार्केट में RBI जो है मेंटेन करवाता है। ठीक है, तो बैंक्स जो होते हैं वो मीडियम होते हैं उसका। ठीक है, वो ही लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन से आगे जो अपने सिटीजन है उनका डेवलपमेंट होता है, कस्टमर्स हैं बैंक के उनका डेवलपमेंट होता है, राइट। तो ये चीज मैंने आगे बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो जो RBI है वो बैंक्स को फाइनेंस करता है। ठीक है, ये अपन को पता ही है, रेपो रेट होते ही है ना कि जिस रेट पे RBI जो होता है वो बैंक को पैसे देते हैं। ठीक है, तो वही सीन है कि RBI जो है वो बैंक को फाइनेंस कर रहा है और ये जो बैंक है वो कस्टमर्स को रीफाइनेंस टू द कस्टमर्स। तो उस ये जो प्रोसीजर हो गया उसको पहले फाइनेंस हुआ एंड देन उसने रीफाइनेंस किया, तो इसको रीफाइनेंस फैसिलिटी कहते हैं। तो बहुत इजी सी है ऐसा, मतलब आपको टर्म समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने टर्म कभी पढ़ी ही नहीं हुआ है ना, तो ये मैंने समझ लिया रीफाइनेंस क्या होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनडायरेक्ट। ये अपन ने अभी तक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, अब अपन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आ गया अपना रेपो रेट फर्स्ट। ठीक है, तो रेपो रेट को अपन और क्या क्या कह सकते हैं? रीपर्चेज ऑफर रेट, रीपर्चेज ऑप्शन, पॉलिसी रेट, रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये मतलब काइंड ऑफ और भी नेम्स हैं रेपो रेट को, अपन ये भी बोल सकते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए, जैसे सपोज ये लिखा आ गया तो अपने को पता होना चाहिए, या फिर ये लिखा आ गया तो कि ये रेपो रेट ही है। ऐसा नहीं सोचे कि अपन की पॉलिसी रेट कौन सी थी या फिर ये रिपर्चेज ऑफर रेट कौन सी थी, ऐसे नहीं होना चाहिए। रेपो रेट का ही दूसरे नाम है, ये भी अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने को नहीं पता। ठीक है, तो जो RBI है वो बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। इजी तो इतना इजी नहीं है, अपन ढंग से समझते हैं, वैसे बहुत हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्स टू मैक्स 90 डेज के लिए होता है। रेट जो है 5.5 अभी जो करंट रेट है। ठीक है, तो अब मिनिमम अमाउंट क्या होता है? मिनिमम लोन का अमाउंट होता है 5 करोड़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? एक तो मैक्सिमम 90 डेज का होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, अभी जो करंट जो भी रेट चल रही है वो, उसके बाद मिनिमम लोन अमाउंट 5 करोड़ की होती है, मैक्सिमम लोन अमाउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0.5% ऑफ NDTL, ये हम पढ़ चुके हैं। वही आपको मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको CRR SLR देखने पड़ेंगे, उसके बाद ये अपना लेक्चर रहेगा। यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, क्योंकि इतने इतने टॉपिक्स को मैं बार बार नहीं पढ़ा सकती। अब NDTL में आपको वापस नहीं पढ़ा सकती, ये आपको देख के आना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है 0.5% ऑफ NDTL जो है वो इसका मैक्सिमम लोन अमाउंट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, NDTL जो होता है वो बैंक का खुद का कैलकुलेट होता है, इन शॉर्ट में बता देती हूँ, पर इन शॉर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो NDTL जो होता है वो बैंक का अपना कैलकुलेट होता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे, है ना, एंड उससे ही अपना CRR एंड SLR जो होते हैं वो काइंड ऑफ उतने परसेंट अपना डिपॉजिट होता है ना। वो आपको मैंने सब समझा रखा है। ठीक है, तो अपन बैंक रेट देख लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए रेपो रेट के। ठीक है, रेपो रेट समझ में आ गया, जिस रेट के ऊपर बैंक, सॉरी, RBI जो होता है जिस रेट के ऊपर बैंक को
लोन देता है रेपो रेट होती है, ठीक है। अब बैंक रेट देख लेते हैं, बैंक रेट क्या है। तो अभी करंटली 5.75% है, एंड इसको और क्या नाम दे रखा है अपन ने, रीडिस्काउंट रेट। रीडिस्काउंट रेट को बैंक रेट होता है, बैंक रेट रीडिस्काउंट रेट होती है, दोनों टर्म्स अपने को याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्या मीनिंग हो गया इसका, डेफिनेशन ये है कि आरबीआई जो है लॉन्ग टर्म जब लोन देता है बैंक को, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस करता है बैंक को, ठीक है। तो रेपो रेट में अपना शॉर्ट टर्म था मैक्स टू मैक्स 90 डेज, इसमें लॉन्ग लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म कितना 90 डेज से ज्यादा एंड 1 ईयर से कम। तो ये अपना बैंक रेट हो गया। तो आरबीआई ने बैंक के पास दिए, बैंक के पास अपना अब जैसे क्या होता है, देखो बैंक, देखो ऐसे नहीं होता कि बैंक डायरेक्टली बैंक रेट पे ले रहा है, बैंक डायरेक्टली बैंक रेट पे नहीं ले सकता, और क्यों ही लेगा। आप सोचो 5.75% है, इस पे 5.5% है, ठीक है। तो बैंक जो होता है वो पहले रेपो रेट लेता है, सॉरी बैंक जो होता है वो पहले रेपो रेट पे लोन लेता है, ठीक है। एंड वो अपना 5.5% के ऊपर लोन लेगा, फिर अब उसके 90 डेज से जब ज्यादा हो जाएंगे तो एक्सटेंशन में वो बैंक रेट के ऊपर 5.75% जो कि बढ़ जाएगी, उस पे 60 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी 90 के बाद 60, राइट। एंड ऐसे चलता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली बैंक रेट पे ही लोन ले रहा है, ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे मतलब होता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो बैंक रेट जो होता है वो एक्सटेंशन के फॉर्म में ही रहता है, एंड ऑब्वियसली कोई लोन में अगर एक्सटेंशन रहता है तो उसकी जो रेट होती है वो भी बढ़ती है, तो वही सेम है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब अपन देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, बट फुल फॉर्म अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो 5.75% सेम एज बैंक रेट, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो हुआ था 2011 के अंदर बाय जी महालिंगम, ठीक है। आरबीआई जो होता है वो लोन देता है जब 1 डे के लिए, या कह सकते हैं, एक मिनट, तो जब 1 डे के लिए या ओवरनाइट के लिए या 24 आवर्स के लिए, कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई जब 1 डे के लिए लोन देता है बैंक को तो उसको कहते हैं अपन एमएसएफ, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो अब ये कैसे आई, क्यों आई, किसके कंपटीशन में आई, सब अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब टाइम क्या रहता है, 7 PM से लेके 11:59 PM तक इसको लिया जा सकता है एमएसएफ को बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होगी सही, ऑब्वियसली। तो देखते हैं वो क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट जो होता है 1 करोड़, ठीक है, एंड मैक्सिमम अमाउंट होता है 2% ऑफ एनडीटीएल। अब थोड़ा सा अपन ऊपर वाला रिवाइज कर लेते हैं कि ये अपना रेपो रेट जो है इसके अंदर मिनिमम अमाउंट 5 करोड़, इसमें अपना 1 करोड़ है ना। रेपो रेट के अंदर 0.5% ऑफ एनडीटीएल, एंड इसके अंदर 2% नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, वही मैं सोच रही थी इतना ज्यादा, ठीक है, 0.2% है ये, ओके। हाँ, हाँ, तो फिर वो तो समझ में आने वाली बात है, ठीक है। मैक्सिमम 0.2 एंड उसमें 0.5%, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब अपने को मतलब, अब अपने को 5 करोड़ से अगर कम का लेना है तो अपन रेपो रेट से तो नहीं लेंगे ना, अपन एमएसएफ से लेंगे, क्योंकि इसमें जो है 1 करोड़ का है ना मिनिमम अमाउंट। अब मिनिमम अमाउंट मतलब उससे मतलब रेपो रेट में आप 5 करोड़ से नीचे का लोन ले ही नहीं सकते हो, तो आपको 5 करोड़ से नीचे का, आपको मतलब बैंक को है ना, तो बैंक को अगर 5 करोड़ से नीचे का चाहिए लोन तो फिर 1 करोड़ में ये अपना एमएसएफ जो होता है डेली वाला जो होता है 24 आवर्स के लिए 1 डे के लिए जो होता है वो लिया जाता है, एंड उसके और भी पर्क्स है, तो वो देखते हैं। रेट अपनी देख ली अपने 0.5% टू 0.2%, ठीक है। तो अब यूज ऑफ एमएसएफ कैसे रहा, यूज केस 1 अपन देखते हैं, ठीक है। तो यूज केस 1 में क्या है, आरबीआई है एंड बैंक्स मस्ट, आरबीआई बैंक्स मस्ट मेंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। मैंने बता रखा है कि डेली बेसिस पे ये अपना सीआरआर एंड एसएलआर बैंक्स को मेंटेन करना होता है। तो सीआरआर जो है 4% एंड एसएलआर 18%, ठीक है। तो अब ये जो है अपन लेट से एग्जांपल की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो जो सपोज ये बैंक है ना एसबीआई, तो इसमें 6 PM पे इसने एनडीटीएल अपना निकाल लिया 100 रुपए, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन 100 रुपए का ही लेंगे, समझ में उसी से आता है। तो अपन ने देख लिया ये 4% एंड 18% अपना 22% जो है अलग से निकाल दिया इसने। 4% ये अपना सियारा, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, थोड़ा सा ये अपन समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। कहाँ गया,
CRR है ना, कैश रिजर्व रेशो, एंड ये अपना SLR हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो ये अपना 4% एंड 18% प्लस कर दिया, 22% जो है ये इसने अलग रख दिया SBI ने, ठीक है। उसके अलावा जो है अब अपने पास आया एक बिजनेसमैन आ गया, ठीक है। तो बिजनेसमैन जो है उसने लोन मांगा काफी हाई अमाउंट, ठीक है। तो हाई अमाउंट अपने 100 रुपए में से तो कम ही रहेगी, ठीक है। तो फिर इन दिस केस इफ द बैंक विल गिव लोन, अब 100 रुपीज में से उसने 22% अपना अलग कर दिया, ठीक है। तो अब 22 रुपीज मान लो, है ना। तो फिर in this case if the bank will give loan to the rich man, to the businessman, okay, so it won't be able to maintain the CRR and SLR, क्योंकि इसने जितने का लोन मांगा है ना उसमें ये वाली अमाउंट आप अलग नहीं कर पाओगे, इसको भी आपको इंक्लूड करके उसको लोन देना पड़ेगा। तो उस ये वो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो CLR एंड SLR ये अपना CRR एंड SLR अगर मेंटेन नहीं करता है तो उसके पास उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी मैंने बताई, वो क्या नाम है अपनी 2% था, 3% था, हाँ, मतलब जो बैंक रेट होती है, बैंक रेट प्लस 2 डेज का है तो 5%, 3% ऐसे रहता है। मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा, सॉरी, 2% या 3% का रहता है ना, बट इट डजेंट मैटर, उस पर पेनल्टी तो लगने वाली है ना। तो इट डजेंट मैटर कितनी लग रही है, ठीक है। तो ये अपना ये अगर मेंटेन नहीं करता है CRR एंड SLR तो इस पे पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। तो इन दिस केस इफ द बैंक विल गिव लोन टू रिच मैन इट वोंट बी एबल टू मेंटेन द CRR एंड SLR, ठीक है। तो ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि पेनल्टी लगेगी फिर। सो फॉर दिस केस MSF विल बी हेल्पफुल, तो इस केस में MSF ले सकता है वो, है ना। तो बैंक विल वेट टिल 7 PM, क्योंकि जो विंडो है वो 7 PM से लेके 11:59 PM तक खुलती है ना। तो 7 PM तक वेट करेगा एंड देन MSF ले लेगा RBI से, एंड उसके बाद जो है 2% मेंटेन CRR, तो इसमें 4% था पहले, 2% हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये यूजफुल होता है MSF। उसके अलावा एक और यूज केस इसका ये हो गया कि बैंक टू बैंक बोरोइंग, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हो गया कि बैंक टू बैंक बोरोइंग में क्या सीन रहता है कि फर्स्ट अपना होता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है कि बैंक 1 जो है बैंक 2 से एक दिन के लिए पैसे ले रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, तो इसमें इंटरेस्ट फिक्स ही नहीं है। अगर सपोज बैंक 2 को बहुत ज्यादा जरूरत है तो बैंक 1 कितनी भी इंटरेस्ट पे दे सकता है, तो वो ऑब्वियसली बैंक 2 के लिए एक अच्छा सौदा तो नहीं है, घाटे का सौदा है ना। तो उस केस में MSF अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो MSF एक बेटर ऑप्शन हो गया। सपोज ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर ले रहा है, दे रहा है बैंक को लोन, है ना। तो जो MSF है वो उसकी फिक्स रेट है, वो उसी पे देगा, है ना। तो वो एक ऑल्टरनेटिव बेटर ऑप्शन हो गया ना इन दैट केस। तो ये कॉल मनी वाला चीज हो गई। बैंक टू बैंक बोरोइंग के अंदर ये आती है। नोटिस मनी क्या होती है, बैंक 1 जो है बैंक 2 को 2 से 14 डेज के लिए दे रहा है। एक्चुअली ये एक्सटेंशन में ही रहता है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कॉल मनी लेते हैं पहले, फिर 1 डे से ज्यादा हो गया तो 2 to 14 डेज की रेंज में वो आ जाता है, उसको नोटिस मनी कह दिया जाता है। एंड अगर 14 डेज से ज्यादा हो गया तो 15 डेज टू 1 ईयर की रेंज में वो आ जाता है, एंड देन उसको टर्म मनी कह दिया जाता है। तो ये नेम चेंज हो रहा है बट वो ही चीज कंटिन्यू हो रही है आगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको। बट इन तीनों के अंदर ही इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है, एंड जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तो जिसकी वजह से MSF जो है जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये एक बेनिफिट काइंड ऑफ रहा, एक कंपटीशन बढ़ा दिया RBI ने कि हाँ ठीक है, आपको अगर बैंक टू बैंक बोरोइंग नहीं अच्छी लग रही, नहीं करना है, तो आप MSF लो, हमारा लो, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कंपटीशन में आ गए वो काइंड ऑफ। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका वही, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे 1 डे क्या है तो कम इंटरेस्ट रेट होगी, 2 to 14 डेज का है तो ज्यादा होगी, 15 to 1 ईयर का है तो और ज्यादा होगी। तो वैसे ही जैसे जैसे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। वन आफ्टर द अदर, नॉट डायरेक्टली सेकेंड और थर्ड। तो डायरेक्टली नोटिस मनी या डायरेक्टली टर्म मनी नहीं मिलती है बैंक टू बैंक बोरोइंग के अंदर। पहले इसको कॉल मनी कहा जाता है, नेम वाइज है, कॉल मनी कहा जाता है, देन नोटिस मनी कहा जाता है, देन टर्म मनी कहा जाता है। जैसे कि सपोज एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बोलेगा टर्म मनी, तो वो समझ जाएंगे कि क्या रेंज है, तो फिर वो कॉल मनी नहीं सोचेंगे, फिर वो नोटिस मनी नहीं सोचेंगे। या एक ने बोला कि कॉल मनी, तो वो समझ जाएंगे कि 1 डे का है। एक ने बोला नोटिस मनी, तो समझ जाएंगे कि 1 डे से ज्यादा का है बट 15 डेज से कम का है। तो इसलिए होता है ये, ठीक है।
तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.